दोस्तों, महात्मा बुद्ध लगभग 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। कभी राजगृह, कभी कौशाम्बी, कभी श्रावस्ती, कभी कपिलवस्तु, कभी कौशल और कभी मथुरा। इस गंगेटिक क्षेत्र में लगातार रूढ़िवादी विचारधारा के विरुद्ध एक नए युग के विचारों को जन्म दे रहे थे। और उस दौरान जो भी महात्मा बुद्ध के समक्ष आया, महात्मा बुद्ध ने उसको बौद्ध धर्म ग्रहण करा दिया। उसके पीछे उनकी व्यक्तित्व और प्रभावशीलता रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो जाहिर सी बात है उसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस 45 वर्षों का जो कार्यकाल है वो एक वीडियो में समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इस टॉपिक पे हमें कई वीडियो बनाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज उसी का हम लोग दूसरा पार्ट, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का दूसरा पार्ट समझेंगे। और दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है और ये हमारी क्लास IAS, PCS, RO, ARO, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT या हिस्ट्री या GS से संबंधित जो भी प्रश्न टॉपिक से आते हैं वो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो विस्तार से पढ़ाना है, ताकि आपका हिस्ट्री विषय में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर आपसे कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव ना होकर कोई डिस्क्रिप्टिव पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्या एक सामाजिक आंदोलन था, तो आप अपने इस पर विचार रख सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था बुद्ध का जीवन परिचय। और जाहिर सी बात है, 45 वर्षों का तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के कारण ये एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, और इस कारण अभी हमें इस पर ही चर्चा करना है। आइए देखते हैं, शेष टॉपिक को हम आगे पूरा कराएंगे। देखिए, जब बुद्ध राजगृह पहुंचे, कहां पर? राजगृह, तो इन्होंने बिंबिसार की पत्नी क्षेमा को बौद्ध संघ में दीक्षित कर दिया। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, क्षेमा किसकी पत्नी थी? तो जाहिर सी बात है बिंबिसार की। या कहां की रानी थी? तो राजगृह की रानी थी। या ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के समकालीन राजगृह का शासक कौन था? तो वो थे बिंबिसार। तो ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका है। आगे हम बात करते हैं। क्षेमा, अब बाद में क्षेमा ही ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसको? प्रसेनजीत को। और प्रसेनजीत कहां का शासक था? प्रसेनजीत कौशल का शासक था। तो क्षेमा ने ही प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। बिंबिसार का पुत्र, वैसे बिंबिसार का पुत्र ज्यादातर अजातशत्रु चर्चित रहा है, क्योंकि वही सम्राट बाद में बिंबिसार की बात बनता है, लेकिन और कई सारे पुत्र थे। उनमें से जो अभय था, ये भी बुद्ध का शिष्य बन गया। आगे देखते हैं। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक, बिंबिसार का निजी चिकित्सक कौन था? तो वो था जीवक। कौन था? जीवक। अब पूछ लिया जाता है जीवक की मां का क्या नाम था? तो जीवक जो है मगध के या राजगृह की जो गणिका थी, नृत्यांगना थी, उसका बेटा था। तो इसको तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा मिली थी और बाद में बिंबिसार के ही दरबार में आ गया। वहीं पर एक निजी चिकित्सक के रूप में काम करने लगा
और बाद में बिंबिसार ने जीवक को कहाँ भेज दिया? बुद्ध के पास। कहा अब आप बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक और संघ में जो लोग बीमार हों उनकी देखरेख करें। और जाहिर सी बात है आगे हम लोग जीवक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर जीवक कौन था, उसकी शिक्षा दीक्षा, माँ का नाम, उसने किसने इसका पालन पोषण किया, ये सारी बातें हम अगली क्लास में अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो संघ का चिकित्सक नियुक्त कर दिया गया। बिंबिसार ने, अब जाहिर सी बात है इनका व्यक्तित्व उस गंगेटिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के, बिहार के कौशाम्बी, इस क्षेत्र में लगातार फैलता जा रहा था। तो बिंबिसार ने बुद्ध और उनके शिष्यों को नदी पार करने पर एक टैक्स लिया जाता था जिसको तटकर कहा जाता था, उसको क्या किया? समाप्त कर दिया। तो तटकर को समाप्त करने वाला शासक कौन था? वो बिंबिसार था। समस्त भिक्षुओं के लिए भी समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक देखते हैं। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने, चूंकि बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ही शासक बनता है, उसने यानी अजातशत्रु ने सुनीध और वशस्कार, इसके दो मंत्री थे, उन्हीं के निरीक्षण में पाटिलपुत्र की नींव डाली। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है पाटिलपुत्र की नींव किसने डाली? तो पाटिलपुत्र की नींव डालने वाला कौन था? अजातशत्रु। और किसके नेतृत्व में? सुनीध और वशस्कार के नेतृत्व में पाटिलपुत्र की नींव डाली। और जब पाटिलपुत्र नगर का निर्माण हो गया, किले का निर्माण हो गया, तो महात्मा बुद्ध को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया। जैसे आजकल विद्यालय या सड़क निर्माण या पुल निर्माण होता है, उसके बाद उद्घाटन करने के लिए आते हैं, तो उसी तरीके से महात्मा बुद्ध को पाटिलपुत्र के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। और यहां के जो मुख्य द्वार था उसको गौतम द्वार, और गंगा घाट का जो नाम था वो गौतम तीर्थ रखा गया। और इसी समय महात्मा बुद्ध ने ये उद्घोषणा किया कि इस पाटिलपुत्र एक दिन भारत का सबसे बड़ा नगर या प्रधान केंद्र बनेगा। और जाहिर सी बात है पाटिलपुत्र लगभग 1000 वर्षों तक भारत की राजनीतिक केंद्र बना रहा। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी जब हर्ष का उद्भव होता है, हर्ष जब कन्नौज को राजधानी बनाता है, तब राजधानी का ट्रांसफर होता है। कहां से? मगध से कन्नौज। तो जाहिर सी बात है 1000 वर्षों तक पाटिलपुत्र राजनीतिक केंद्र बिंदु बना रहा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। राजगृह में पूछा जाता है कि राजगृह में यानी सारिपुत्र और मौदगल्या, इन दोनों ने बौद्ध धर्म के ग्रहण किया था। वैसे ये दोनों ब्राह्मण थे। और कहां पर बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था? राजगृह में। और ये बुद्ध के शिष्य बनने से पहले संजय वेस्ट के पुत्र थे, संजय वेस्ट पुत्र के शिष्य थे। आपको पीछे क्लास में समझाया गया है संजय वेस्ट के पुत्र में, क्योंकि गंगेटिक क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे धर्मों का उद्भव हुआ था, उसमें संजय वेस्ट पुत्र थे। और इनका जो मानना था वो संदेहवाद था। तो वहां पे वीडियो में जाके पीछे आप इसको समझ सकते हैं। तो
संजय वेस्ट के ये शिष्य थे और दोनों अस्जीवप्य के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि अस्जीवप्य एक बौद्ध भिक्षु था। पूछ लिया जाता है प्रश्न, अस्जीवप्य किस धर्म से संबंधित था? शैव, जैन, वैष्णव या बौद्ध है? तो अस्जीवप्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे देखते हैं, राजगृह से बुद्ध कहाँ पहुंचे? कपिलवस्तु। और ये पता है कि कपिलवस्तु उनका गृहनगर था, और जब ये कपिलवस्तु पहुँचे तो यहाँ इनका बहुत स्वागत किया गया, लेकिन ये आम व्यक्ति की तरफ, एक सन्यासी की तरह नगर में प्रवेश करते हैं। और कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार, ये गलत लिख गया है, संस्थागार का क्या किया? उद्घाटन किया। और इन्होंने अपने पिता, पुत्र राहुल और मौसेरे भाई अंगद को भिक्षु बना दिया। एक तरफ से लोग बौद्ध धर्म के प्रभाव में आते जा रहे थे। उसका कारण था गंगेटिक क्षेत्र में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लोग परेशान हो चुके थे। उसके बाद कपिलवस्तु के लौटते समय, ये अनुप्रिय उद्यान है, यहीं पर उन्होंने क्या किया? शाक्यों को उपदेश दिया। और ये शाक्य को जो उपदेश दिया वो उनके जीवन से संबंधित था। आइए आगे देखते हैं। शाक्य नरेश, भद्रिक, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध और देवदत्त को अपना शिष्य बना लिया। और आपको पता है ही है कि आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। उपाली ये भी प्रिय शिष्यों में से थे। देवदत्त, अनिरुद्ध का ज़्यादा नाम नहीं आता है, देवदत्त इनका चचेरा भाई था। और बाद में देवदत्त बुद्ध को लगभग इनके संघ को नष्ट करने का प्रयास किया। 2 बार बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया। तो देवदत्त के बारे में आगे अभी हम लोग बात करेंगे। ये संबोधि होना चाहिए। संबोधि के 8वें वर्ष, यानी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष बुद्ध कहाँ पहुँचे? वैशाली। और वैशाली में कौन रहता था? लिच्छवी। दरअसल में इस दौरान वैशाली यानी लिच्छवियों के बीच, जहाँ पर लिच्छवी गणराज्य थे, वहाँ पर महामारी फैली थी। और इस महामारी को समाप्त करने के लिए बुद्ध को लिच्छवियों ने आमंत्रित किया। कहा जाहिर सी बात है, एक चमत्कारी व्यक्ति हैं और ये इस महामारी को समाप्त कर देंगे। और खास बात यह है, यहां पर हाथियों तथा रथों के जुलूस तथा सम्राट की भांति बुद्ध का स्वागत हुआ। ऐसे जब पूछा जाता है कि किस राज्य ने महात्मा बुद्ध को एक सम्राट की भांति स्वागत किया, तो लोग जो गेस लगाते हैं वो सोचते हैं कि जब राजगृह आए होंगे तब बिंबिसार ने सम्राट की भांति स्वागत किया होगा। या कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि जब वो कपिलवस्तु अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी होम गृह में आए थे, गृहनगर में आए थे, तब उनका सम्राट की भांति स्वागत हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसने सम्राट की भांति बुद्ध का स्वागत किया? तो वो स्वागत करने वाले थे वैशाली के लिच्छवीगण। आपको पता है कि उस समय का सबसे मजबूत गण था कौन सा? लिच्छवीगण। आगे देखते हैं। वैशाली के महावन में
कूटागार शाला बुद्ध को दान दे दिया। पूछा जाता है कि कूटागार शाला, आपको पता है वेड़वन विहार बिंबिसार ने दिया था, सबसे पहला दान में दिया जाने वाला वन था। और वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को कौन सा वन दान दिया था? कूटागार शाला। तो ये पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध ने अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिए। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु कौन सी? गणिका। इसने आम्रपाली थी और इसने आम्रवाटिका दान में दे दिया। किसको? महात्मा बुद्ध को। तो वेड़वन विहार बिंबिसार ने और लिच्छवियों ने कूटागार शाला और आम्रपाली ने आम्रवाटिका विहार दान में दे दिया। एक नाम और आता है बालिका। बालिका ने बालिका राम विहार दान में दे दिया। ये सब मैच कराने के लिए आते हैं। आगे चलते हैं। बुद्ध संघ को दान दिए जाने वाले लिच्छवियों ने उद्देन, गौतमक, सप्तमल्लक, बहुपुत्र नामक प्रसिद्ध चेतियों को बुद्ध को दान में दिया गया। लिच्छवियों के सेनापति, पूछ लिया जाता है लिच्छवियों का सेनापति कौन है? तो लिच्छवियों का सेनापति माहिल था और इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यानी जो भी आया महात्मा बुद्ध के प्रभाव में वो सब के सब बौद्ध धर्म ग्रहण करते चले गए। आगे देखते हैं। ये शुमशुमारगिरी है जो वर्तमान में चुनार बिहार क्षेत्र में पड़ता है, कि मगध के शासक बोधि कुमार ने भी बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली। यानी पूछ लिया जाता है शुमशुमार यानी बुद्ध के समकालीन शुमशुमारगिरी का शासक कौन था? तो वो था बोधि कुमार। और इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आगे देखते हैं। कौशांबी के शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोल भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन गया। कौशांबी यानी इलाहाबाद के बगल वाला क्षेत्र, इलाहाबाद वाला कह सकते हैं वत्स। तो ये यहां का कौशांबी का शासक कौन था? उदयन। और किसके प्रभाव में? पिंडोल के प्रभाव में। पिंडोल भारद्वाज इनका पूरा नाम है। पिंडोल भारद्वाज के प्रभाव में कौशांबी के शासक उदयन ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जाहिर सी बात है इस गंगेटिक क्षेत्र के कण कण में महात्मा बुद्ध व्याप्त हो गए। आगे देखते हैं। क्यों कण कण में व्याप्त हो गए? क्योंकि जब राजा कोई धर्म अपना लेता था तो प्रजा भी उस धर्म को अपना लेते थे। इसीलिए कहा जाता है जहां खोदोगे वहीं बुद्ध निकलेंगे। तो यहां का एक श्रेणी यानी व्यापारी था जिसका नाम था घोषित। घोषित ने घोषिताराम विहार बुद्ध को दान में दे दिया। अब धीरे धीरे बहुत सारा दान बुद्ध को मिलने लगा। कौशांबी स्थित घोषिताराम तथा पावारिया के अम्र विहार स्थापत्यकार घोषित था। कौशांबी में उदयन की रानी मांगदिया ने बुद्ध से विवाह का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, मांगदिया जो है एक ब्राह्मण कन्या थी और इसने बुद्ध से विवाह का प्रस्ताव रखा और बुद्ध ने जब इसको ठुकरा दिया तो इसका विवाह कौशांबी के शासक उदयन के साथ हो जाते हैं। और उदयन की जो बड़ी रानी थी वो बौद्ध भिक्षु थी। क्या थी? बौद्ध भिक्षु थी। और मांगदिया ने क्या किया? उसको जला के उसकी हत्या कर दी। तो ये थी मांगदिया।
बुद्ध द्वारा ये रिपीट हो गया है। तो मांगदिया द्वारा उसने बुद्ध के चरित्र हनन का भी आरोप लगाया जाता है, उस पर उसने आरोप लगाया था। कौशाम्बी से बुद्ध विरंजा, ये मथुरा के निकट है, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है विरंजा कहाँ पर स्थित है, तो विरंजा मथुरा में स्थित है। बुद्ध विरंजा पहुँचे और यहाँ मथुरा का शासक आवंतीपुत्र बुद्ध का प्रमुख शिष्य बन गया। दरअसल में आवंती उज्जैनी वाला क्षेत्र था और मथुरा उस समय उसी क्षेत्र में आता था। तो वहाँ का शासक कौन था? आवंतीपुत्र। तो इसने भी बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध अपनी स्वास्थ्य या अवस्था को ध्यान में रखते हुए वहाँ जाने से मना कर दिया था और अपने शिष्य को भेज दिया था, और इस कारण ये भी जो है बुद्ध का शिष्य बन गया। मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बौद्ध तथा जैन धर्म प्रचार का केंद्र मगध क्षेत्र था। वैसे मगध में भी बौद्ध और जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, थोड़ा सा रिपीट हो गया लग रहा है, लेकिन सर्वाधिक प्रसार जो है कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हुआ था। क्यों? क्योंकि श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध लगभग 21 वर्षा काल या वर्षावास किया था। देखिए, महात्मा बुद्ध पूरे वर्ष प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन बरसात के समय वो एक जगह रहकर अपने उपदेश दिया करते थे, सामाजिक चेतना पर बात किया करते थे। क्योंकि वर्षा के समय यदि पूरा संघ भ्रमण करता रहेगा तो जाहिर सी बात है कहीं नदी नाले के बहाव में भी फंस सकता था, दलदल में फंस सकता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए महात्मा बुद्ध बरसात के समय पर एक जगह रहकर अपने धार्मिक प्रवचन देते थे, और सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। लगभग 21 वर्षावास यहाँ पर व्यतीत किया। और जाहिर सी बात है, प्रश्न पूछ लिया जाता है सर्वाधिक शिष्य इन्होंने कहाँ पर बनाए, तो श्रावस्ती में ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा समय किसको दिया जाएगा? कौशल की राजधानी श्रावस्ती को। और यहीं पर सर्वाधिक अनुयायी बने। बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश भी यहीं पर दिए गए, और यहीं पर बुद्ध के सर्वाधिक वर्षावास भी व्यतीत किया। बुद्ध प्रारंभ में राजगृह को अपना केंद्र बनाया था, लेकिन वो क्षेत्र से इन्होंने कहाँ पर राजगृह ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसे लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक अवश्य कर दिया करें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट